Hello friends, this is Aparna. Welcome back once again to Adarsh IAS Academy. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और उसके साथ ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसी सीक्वेंस में लास्ट में मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, जिसमें आपको बताना था कमेंट बॉक्स में आंसर तुलसी और एलिफेंट का साइंटिफिक नेम। तो चलिए मैं आंसर कर देती हूँ लास्ट क्लास के क्वेश्चन का। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ऑसिमम टेन्यूफ्लोरम एंड द सेकेंड वन इज एलिफेंट। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस। याद कैसे करेंगे इसको? एलिफेंट से ही एलिफस बना हुआ है, लगभग सिमिलर नेम है, देख लीजिएगा आप। और मैक्सिमस मतलब एलिफेंट का साइज़ क्या होता है? मैक्सिमम होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया कल का होमवर्क। गाइस कोशिश किया करिए कि कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर किया करिए। केवल कुछ ही बच्चों ने आंसर दिया था और उनका आंसर बिल्कुल सही था। तो चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको टॉपिक यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तीन जगत वर्गीकरण, अब ये आया क्यों? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत हुई, जिससे इंट्रोड्यूस क्या हुआ 3 जगत वर्गीकरण। तो गाइज आपने पढ़ा था कि लिनियस ने सारे ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। जिसमें प्लांटेई में उन्होंने 100% एनिमल्स को रख दिया और एनिमेलिया में रख दिया 100% किसको? एनिमल्स को। बट व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म जो ना ही कम्प्लीटली प्लांट से बिलोंग करते थे और ना ही कम्प्लीटली एनिमेलिया से? फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ही पूरी तरह से प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते थे और ना ही पूरी तरह से एनिमल्स के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के, तो उनको प्लेस करने के लिए एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया। किसने किया था ये काम? अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, तो 3 जगत वर्गीकरण में आपको यही पढ़ना है कि प्लांटेई और एनिमेलिया तो आपके पास पहले से थे, तो नया क्या आया था? प्रोटिस्टा। तो नए जो किंगडम को इंट्रोडक्शन इसमें मिला उसका नाम क्या दिया गया? प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया। अब ये काम सबसे पहले किसने किया? अर्नस्ट हैकेल ने। कब किया? 1894 में। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, 2 ही सवाल मिल सकता है कि किसने किया 3 जगत वर्गीकरण को इंट्रोड्यूस, किसने किया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्नस्ट हैकेल। ये काम कब किया गया था? 1894 में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या रेज होता है कि कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया था? तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में अर्नस्ट हैकेल ने रखा किस किस को? तो सबसे पहले इन्होंने रखा इसमें किसको? बैक्टीरिया को। आपको पता है बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जिसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। फिर इसमें इसको इन्होंने प्लेस किया किसको? प्रोटोजोअन्स को। पहला हो गया जीवाणु, दूसरे हो गए प्रोटोजोअन्स, थर्ड हो गए क्या? फंगी। फंगी यानी कि कवक। इसको लिख लीजिएगा आप, जीवाणु अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा में रखा गया किस किस को? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोअन हो या फिर फंगी हो। गाइज इसको कुछ लोग फंजाई भी प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं, तो गाइज फंगी जो है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है, तो कृपया आप उसी को प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कीजिए जो वाइडली एक्सेप्टेड है। इसके बहुत कोई फंगी बोलता है, कोई फंजाई बोलता है, कोई फंगई बोलता है, तो क्लियर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फंगी ही है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में रख दिया गया जीवाणुओं को, कवक को, प्रोटोजोअन्स को। अब आपको याद होगा कि क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने किया क्यों था? कन्वीनियंस के लिए
और किस आधार पे किया था, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, सिमिलर होने चाहिए। जो एक तरह के लक्षण वाले जीवधारी थे उनको एक क्लास में रखा जाना था, और जो डिससिमिलर थे यानी कि असमान थे, दूसरे से भिन्न थे, उनको अलग कैटेगरी में रखना था। बट हम यहाँ चेक कर लें अगर क्या ये जो क्लासिफिकेशन 3 जगत वर्गीकरण का हुआ था, तो जिन ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा गया तो इसके हिसाब से तो इनको आपस में सेम होना चाहिए। प्रोटिस्टा के जो कैरेक्टर हैं, प्रोटोजोन में बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और फंगस के आपस में कैरेक्टर्स मैच होने चाहिए। बट क्या ये किस हद तक सही था, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो इनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। और इसके साथ ही ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। अब यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल मतलब एक, और सेल्यूलर मतलब सेल। सेल मतलब कोशिका। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक ही सेल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। यानी कि इनके सारे काम, चाहे फूड को इंटेक करना हो, उसको डाइजेस्ट करना हो, या फिर एसिमिलेट करके उसको इजेक्ट करना हो, बॉडी से बाहर फेंकना हो वेस्ट मटेरियल, सारा ही काम एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाए जिस ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसे थे, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। इसके साथ ही ये यूनिसेल्यूलर के साथ साथ क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को आप हिंदी में कह सकते हैं आदिम। आदिम मतलब बहुत पुराने, एंशिएंट टाइम के, बहुत प्राचीन, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे पहले यही थे। इन्हीं से डेवलप होकर के अदर ऑर्गेनिज्म आए, या इनका जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था बहुत बेसिक था, बहुत एक ही सेल से ये सारे काम कर पाते थे। तो प्रो का मतलब हुआ क्या, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इन शॉर्ट अगर आप दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि आदिम केंद्रक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केंद्रक बहुत पुराने टाइप का है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम डेवलप्ड है, ज़्यादातर इसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं पाए जाते, या सिंपली आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल में बिखरा हुआ सा होता है, पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती जो इसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर सके। तो बहुत पुराने टाइप का केंद्रक हो जो वेल डिफाइंड ना हो, अच्छे से सुव्यवस्थित ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का केंद्रक जो होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोट्स, है ना, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो यूनिसेल्यूलर थे, और उसके साथ ही साथ कैसे थे, प्रोकैरियोट। मतलब यूनिसेल्यूलर, एक ही सेल से सारे काम ये करते थे, और दूसरा प्रोकैरियोट्स यानी कि जो इनका केंद्रक था वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, है ना। तो अब बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं प्रोटोजोन्स के। तो क्योंकि हमें कंपेयर तो तीनों से करना है, तो हम मैच कर लें कि क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोन से मैच होते हैं। अगर होते हैं तो ये क्लासिफिकेशन कुछ हद तक जस्टिफाई कर रहा है अपने क्लासिफिकेशन के जो भी आधार हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोन के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इधर बता देती हूँ। प्रोटोजोन कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, अभी मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्यूलर थे, अब मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोटोजोन भी यूनिसेल्यूलर हैं। तो यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ये दोनों तो आपस में मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि प्रोटोजोआ को बैक्टीरिया के साथ रखा गया तो ये कुछ हद तक ठीक है। बट क्या ये भी प्रोकैरियोट्स थे बैक्टीरिया की तरह, तो इसका आंसर होगा नो, दे वर यूकैरियोट्स। कैसे थे ये, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यू प्लस कैरियन, यू मतलब होता है ट्रू,
ट्रू मतलब सत्य, और कैरियन मतलब केंद्रक, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केंद्रक ट्रू टाइप का प्रेजेंट हो, यानी कि वेल डिफाइंड हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, नाभिकीय झिल्ली जो होती है वो प्रेजेंट हो। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए कि ये सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जो भी इसके सेल ऑर्गेनेल होंगे, सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग, जैसे आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं, जब सेल पढ़ेंगे हम तो उसको डिटेल करूँगी वहाँ में, ठीक है। तो इसके जो भी सेल ऑर्गेनेल हो इस मेम्ब्रेन के अंदर हों, तो देखिए सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, और ये जो झिल्ली है आपको इस दिखाई दे रही है, ये पूरे ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, ऐसे सराउंड किए रहती है, घेरे रहती है, ठीक है। तो इनका जो केंद्रक होता है थोड़ा सुव्यवस्थित होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में मैंने क्या बताया कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, तो जब कोई बाउंड्री नहीं है तो चीज़ें क्या होंगी, फैली हुई होंगी, ठीक है। तो अब कैरेक्टर्स देखिए, बैक्टीरिया में मैंने बताया यूनिसेल्युलर प्लस प्रोकैरियोट्स, इधर मैंने क्या बोला, यूनिसेल्युलर प्लस यूकैरियोट। अब आप बताइए किस हद तक ये जस्टिफाई था कि बैक्टीरिया को और प्रोटोजोन को क्या साथ में रखना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। यूनिसेल्युलर तो है प्रोटोजोन बट यूकैरियोट्स नहीं, ये यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरिया क्या थे, प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ से अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, उनको लगा कि नहीं, दोनों के कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह भेज देना चाहिए, ठीक है। तो अर्नस्ट हैकेल का ये जो क्लासिफिकेशन था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि टू किंगडम से तो इन्होंने जगह दे दी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, पर उतना भी ये सक्सेस नहीं था, क्योंकि अभी भी बैक्टीरिया और प्रोटोजोन की पोजीशन में कॉन्ट्रडिक्शन था, अभी भी विरोधाभास था, ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रहे थे कम्प्लीटली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीन जगत वर्गीकरण का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक मतलब कमियां, किसके कारण ये इसको भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, फेल क्यों हो गया तीन जगत वर्गीकरण, तो उसका ड्रॉबैक आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या होगा इसका ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो जीवाणुओं की स्थिति थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, किसके साथ, प्रोटोजोन्स के साथ, इसलिए बैक्टीरिया को यहाँ से हटा देना ज़्यादा उचित था, ठीक है। तो इस स्लाइड में आपको 3-4 सवाल मिल सकते हैं वन लाइनर में। पहला, तीन जगत वर्गीकरण इंट्रोड्यूस किसने किया, आंसर वुड बी अर्नस्ट हैकेल। व्हेन पूछ लिया जाए कब इंट्रोड्यूस किया गया ये, तो 1894 में, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया, तो आंसर वुड बी प्रोटिस्टा, ठीक है। और फेलियर्स क्या हुए इसके, इसका ड्रॉबैक क्या था, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब तीन जगत वर्गीकरण में जो कमी रह गई थी उसको मॉडिफाई करके आया क्या, नया क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसको दिया किसने था, तो ये प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, कोपलैंड ने इसको बताया था। कब दिया था, दो सवाल तो आप यहीं से देख लीजिए, इन 1938, 1938 में। आई होप आप ये क्लियर देख पा रहे होंगे। तो चार जगत वर्गीकरण इंट्रोड्यूस किसने किया, कोपलैंड ने। कब किया, 1938 में। तो दो सवाल तो आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, तो तीन जगत वर्गीकरण में क्या ड्रॉबैक था, बैक्टीरिया की पोजीशन, तो उसी ड्रॉबैक को इन्होंने मॉडिफाई करके बैक्टीरिया के लिए एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, मोनेरा। क्या नाम रखा इसका, मोनेरा। तो देखिए प्लांटेई तो अभी भी प्रेजेंट थे, एनिमेलिया भी था, ये तो टू किंगडम से ही चला आ रहा है, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास तीन जगत से क्या आ गया था, प्रोटिस्टा,
और फोर्थ हमारे पास न्यू क्या आ गया, मोनेरा। ठीक है, तो इन सब का नाम प्रोटिस्टा मोनेरा का हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहता है, तो परेशान मत होइएगा। तो ये 3 तो हमने पढ़ लिया। अब हमको डिस्कस करना है 4 जगत वर्गीकरण में किसको, मोनेरा को। ठीक है, तो मोनेरा में रखा किसको गया, बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणुओं के लिए एक नया किंगडम ही बना दिया गया। ठीक है, तो सारे जीवाणु जो थे और उनके जैसे ऑर्गेनिज्म थे वहाँ कहाँ प्लेस कर दिए गए, मोनेरा में। तो अब प्रोटिस्टा में बचे कौन, लास्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि प्रोटिस्टा में हमने रखा था किसको, प्रोटोजोन्स को, और दूसरा बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया का तो नया प्लेस मिल गया, तो वहाँ से हटा दिया गया। अभी भी यहाँ कौन बचे हुए हैं, प्रोटोजोन और फंगस, कवक यहाँ अभी भी प्लेस्ड हैं। अब देखिए, अब आपको कंपेयर किस में करना है, प्रोटोजोन और फंगस में। तो बैक्टीरिया की पोजीशन तो ठीक है, आपको नया किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन क्या अब फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वली हैं, एक सेम है, कि इनको एक साथ रखा जाना किस हद तक जस्टिफाई है। तो ये हम चेक कर लेते हैं। अभी आपको मैंने प्रोटोजोन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, क्या, यूनिसेल्युलर प्लस यूकैरियोट। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप आई होप समझ पा रहे होंगे। एक कोश की, और इनके पास जिनके ऐसे एनिमल जिनके पास सत्य केंद्रक हो, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो जिनका। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्रोटोजोन्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, बट फंगस के आप कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपको मैं बता देती हूँ। तो फंगस क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टी सेल्यूलर। मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, और सेल्यूलर मतलब सेल्स, बहुकोशिकीय लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो फंगस क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है, जिनके लिए अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हों। ठीक है, तो फंगस क्या होते हैं, ज़्यादातर, मैंने सारे फंगस नहीं बोला, मोस्ट ऑफ द का मतलब क्या है, ज़्यादातर, सारे फंगस नहीं बोल रही हूँ, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर फंगस भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, यूनिसेल्युलर फंगस में कौन आएंगे, ईस्ट। आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, कुछ के मुंह में तो पानी भी आ रहा होगा डिशेस सोच करके, है ना। ईस्ट का यूज कहाँ होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे बेक की जाती हैं चीज़ें, जैसे केक बनाए जाते हैं, इडली बनाई जाती है, ढोकला बनाया जाता है। तो मैंने इसीलिए बोला कि ईस्ट का नाम सुन के शायद किसी को डिश याद आ गई हो, क्योंकि आप अपने किचन में भी ये ईस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कैसा होता है, यूनिसेल्युलर, और ज़्यादातर जो फंगस हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर। अब आप बताइए, प्रोटोजोन्स को आप क्या पढ़ रहे हैं, यूनिसेल्युलर, फंगस को आप क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी सेल्युलर। तो क्या प्रोटोजोन और फंगस की पोजीशन प्रोटिस्टा में रखना सही था, नहीं। तो बस फंगस की पोजीशन के कारण ये जगत का जो 4 जगत वर्गीकरण था, इसमें भी क्या हो गए, ड्रॉबैक निकल आया, क्योंकि फंगस की पोजीशन वास्तव में प्रोटोजोन से मैच नहीं करती थी। क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ाई किया है कि सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखा जाना चाहिए, पर ये सिमिलर कहाँ हुए, तो डिसिमिलर हो गए। एक मल्टी सेल्युलर है और दूसरा यूनिसेल्युलर। तो यहाँ से अब आप ड्रॉबैक क्या निकाल सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ 4 जगत वर्गीकरण, आपका ये ड्रॉबैक मिल जाएगा। कमियाँ क्या थी इसकी, ड्रॉबैक मतलब कमी कह सकते हैं आप, पोजीशन ऑफ फंगी, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, कवक की स्थिति। कवक की जो स्थिति थी वो एप्रोप्रिएट नहीं थी, क्योंकि कवक और प्रोटोजोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम नहीं थे, इसलिए इनको साथ में रखा जाना काफ़ी हद तक गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो प्रपोज बाय कोपलैंड। कब दिया, 1938। और इसकी 4 जगत वर्गीकरण में आपसे पूछ ले कि कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज मोनेरा। फिर लास्ट इसका ड्रॉबैक क्या था,
पोजीशन ऑफ फंगस। ठीक है, अब इसके बाद आप एक ध्यान दीजिए कि जनरली जो हम यूज टू हैं पढ़ने के मोनेरा प्रोटिस्टा ऐसे पढ़ते हैं हम, बट आप ध्यान रखिएगा कि जो मोनेरा है वो प्रोटिस्टा के बाद आया था, है ना, या यूँ कह लीजिए कि मोनेरा इज अ रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा, रिवाइज्ड करके रिवाइज फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि रिवाइज फॉर्म ऑफ प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम है, ऑप्शन दे दे आपको एनिमेलिया, प्लांटे और मोनेरा, तो आंसर क्या करेंगे आप, मोनेरा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पहले बैक्टीरिया को तो यहाँ रखा गया था, अब बैक्टीरिया को हटा करके मोनेरा लाया गया था, बैक्टीरिया के लिए ही मोनेरा लाया गया था। इट मीन्स कि पहले से प्रोटिस्टा प्रेजेंट था, 3 किंगडम में ही आ गया था, फिर मोनेरा आया कब, 4 जगत वर्गीकरण में। तो मोनेरा बाद में आया, प्रोटिस्टा पहले आया, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब कवक की जो पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ फंगस, उसको जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ प्रोटोजोन्स के साथ, उसको दूर करने के लिए एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इज़ प्रपोज्ड बाय R.H. विटिकर। ठीक है, एंड व्हेन आपसे ईयर पूछ ले तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, 1969। ओके, तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि विटिकर का जो एक क्लासिफिकेशन था 5 जगत वर्गीकरण का, इसका आधार क्या था, किस बेस पे इन्होंने इसको कैटेगराइज किया था। तो अभी आपने जो भी पिछले पढ़े हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम, उस सब को इन्होंने इंक्लूड करके एक नया चंक निकाला जो वास्तव में अभी भी चल रहा है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा क्लासिफिकेशन था, 5 जगत वर्गीकरण। तो जैसे आपने अभी पिछले किंगडम के क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि जो इनको कैटेगराइज करने का आधार क्या बना था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन से मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर और या फिर मल्टी सेलुलर, एक कोष की या फिर बहुकोष की। दूसरा आधार क्या था, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स। अब मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, आई होप अभी तक की पिछले स्लाइड पढ़ने से आपको ये वर्ड्स और ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, एक कोष की या बहुकोष की हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। थर्ड क्या है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का अपने आधार बनाया वो क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इनके जो न्यूट्रिशन का मोड, मोड मतलब कि आप कह सकते हैं वे कैसा था, ये ऑटोट्रॉपिक थे या फिर हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक वर्ड भी आप जान लीजिए। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऑटो मतलब हो गया उनका सेल्फ और न्यूट्रिशन हो गया ट्रॉपिक, है ना। तो जो अपना फूड खुद बना लें, यानी कि उनकी फूड के लिए डिपेंडेंसी किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे ना हो, दैट और दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक क्या होगा, हेटेरो मतलब होता है ऑन अदर्स, हेटेरो मतलब अदर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे मोस्टली जिनके पास क्लोरोफिल होता है, क्या होंगे वो, ऑटोट्रॉपिक, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में हम आ जाएंगे, है ना, जो अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं किस पे, प्लांट्स पे। और भी सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, इसको डिटेल करेंगे हम आगे चल के। तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार जो था ये था यूनिसेलुलर। मतलब विटिकर ने क्या किया कि पिछली जो भी कमियां थी उन सब को आइडेंटिफाई किया और उसको मॉडिफाई करके ला दिया क्या, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो इन्होंने जैसे उसमें प्रोटोजोन और फंगस को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो इन्होंने ध्यान रखा कि कोई भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ ना रहें। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या नोटिस किया कि कुछ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स साथ में थे, जैसे कौन,
फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स, तो उनको भी अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हों जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा हो और इधर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, तो ये भी फेलियर्स हो जाते है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके R.H. विटकर ने 1969 में एक नया मॉडिफाई करके वर्गीकरण दिया, जिसमें इंट्रोड्यूस किया इन्होंने क्या, कौन सा किंगडम, फंगी। ठीक है, क्यों, प्लांटे और एनिमलिया तो 2 किंगडम से ही चलते आ रहे हैं। थर्ड में कौन आया, प्रोटिस्टा, ये तो फर्स्ट 2 किंगडम में ही थे, दोनों 2 किंगडम से प्रेजेंट थे। थर्ड में इंट्रोड्यूस कौन हुआ, प्रोटिस्टा हो गया। फोर्थ में कौन आया, मोनेरा आ गया। तो फिफ्थ में कौन आया, फंगस। यानी आपसे पूछ ले कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आंसर वुड बी फंगस। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे यहाँ से दिख रहे हैं। तो कुल मिला के हमने डिस्कस कर लिया कि जो ड्रॉबैक्स थे उसको कैसे इन्होंने मॉडिफाई किया और नया किंगडम क्या इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फंगस। इस स्लाइड में इतना ही। इन सारे ही किंगडम्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिटेल करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस को। तो थैंक यू गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही। लास्ट में थैंक यू, आप अब तक बने रहे इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।